संविधान को अपना आदर्श ग्रंथ मानते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करते हुए आज इस हल्द्वानी के हरिओम बैंकेट हॉल में मंचासीन हमारे अतिथि, जो कि मैं सबका नाम लेना चाहता हूं, पर इसके बाद मुझे पुनः एक प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाता। समय की पाबंदी के साथ सम्मानित समस्त मंच और आज की इस सभा में उपस्थित समस्त जनसमूह, आम आदमी पार्टी के सिपाहियों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, समस्त लोगों का इस तहे दिल से इस मंच से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं साथियों। और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस हल्द्वानी में आयोजक मंडल को और इस मंच के संचालक को भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। साथियों, आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी समर में आगे निकल चुकी है और ये ठान चुकी है कि उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित करनी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित क्यों करनी है, ये उत्तराखंड प्रदेश की जनता को काफी हद तक पता है, और जिनको पता नहीं है उनको बताने के लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाकर हम अपनी बातों को उनको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी नियत क्या है वो आप लोगों को बता देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की नियति है कि इस देश का, इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल जिंदगी जिए, उसके चेहरे में खुशी हो, उसके बच्चे हंसते खेलते रहें, उसकी आने वाली पीढ़ी बेहतर तरीके से जिंदगी जिए और हर किसी के चेहरे में मुस्कान हो, हर किसी के घर का चूल्हा जलता रहे और हर किसी के बच्चों के पेट में राशन हो और हर किसी के बच्चों के बदन में अच्छा कपड़ा हो और हर कोई व्यक्ति उल्लास की और हर्ष के साथ इस जीवन को गुजारता रहे। ये आम आदमी पार्टी का संकल्प है। गीता में एक श्लोक है, वो आज से सदियों पहले लिख दिया गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो उन्हीं लोगों के लिए लिखा गया था जो इस दुनिया में, इस देश में, इस प्रदेश में मानवता और इंसानियत का राज स्थापित करना चाहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तो महापुरुषों का जन्म होगा, अत्याचारियों का दमन करने के लिए महापुरुष जन्म लेंगे और तभी अत्याचार का दमन होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 20 सालों से जुड़वा भाइयों की तरह समय समय पर इस प्रदेश की जनता के साथ जो तुमने अत्याचार किए हैं, वो अत्याचार का दमन करने के लिए गीता के श्लोक को अपना आदर्श मानते हुए इस प्रदेश पर भी अब आम आदमी के रूप में आदर्श लोगों का और महापुरुषों का जन्म होने लग गया है। हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। 20 साल में बच्चा जब पैदा होता है तो 20 साल में बाप उसके शादी करने की और उसके अलग घर बसाने की तमन्ना रखने लग जाता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे को बेहतर नौकरी मिले, अपने परिवार की जिम्मेदारी ये स्वयं उठाए। आज तक हम समझते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश को आप जैसे लोगों के हाथों में, संवेदनहीन माँ बापू के हाथों में हमने दिया था। अब इस उत्तराखंड प्रदेश की जो जनता है उसको हम इस तरीके से छोड़ने वाले नहीं है। 20 साल का जवान उत्तराखंड अब हम संभालने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम
नीचे से मैसेज आ रहा था, मेरे स्पीच के नीचे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर वो लिख रहे थे, बोला हमें फ्री की आदत नहीं पड़नी चाहिए, हम फ्री वाले लोग नहीं हैं, आप फ्री बांटने वाले लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हम उनको बता देना चाहते हैं सरकार का जो वास्तविक महत्व है, जिन्होंने वो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ऐसा लिखा था, और जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, मैं समझता हूं कि उनके माँ बापू ने उनको स्कूल तो भेजा, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए। अब वो बेहतर शिक्षा क्यों नहीं दे पाए? हमारी अपनी सोच है कि बचपन से हमारे नागरिकों को संविधान की शिक्षा दी जानी चाहिए। संविधान की शिक्षा क्यों? क्योंकि संविधान से पूरा देश चलता है, और पूरे देश में हमारे जो अधिकार है और हमारी जो ड्यूटीज है, हमारे जो दायित्व है, वो संविधान में लिखे गए हैं, और उसी के हिसाब से पूरा देश चलता है। और उसमें लिखा है बाय द टू द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। यहाँ राजा के बीवी, राजा की जो रानी होती है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, यहाँ पहले कोर्ट से जनता के बीच से राजा निकल कर आता है। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं, और इस लोकतंत्र में वो सत्ता किसी के बाप की फफोती नहीं है, और कोई वहां बांटने वाला माही का लाल भी पैदा नहीं हुआ है जो ये कहे कि हम फ्री नहीं लेते हैं। कोई न फ्री देने वाला है, न कोई फ्री लेने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता से जो उसको पैसा मिलता है, उस पैसे का वो सरकार जनता के पक्ष में सदुपयोग करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ सत्ता को हम चुनते हैं, एक देने वाला बन जाता है, दूसरे के पास दिमाग ही नहीं है, वो कहता है जी हमको फ्री का नहीं चाहिए। अपने जेब से देने वाले इस धरती में कोई माही के लाल अभी पैदा नहीं हुए हैं। या आप लोगों को वास्तविक बात बता दो, जब आप लोगों ने सुना होगा, जब हल्द्वानी में हमारे माननीय सिसोदिया जी आए थे, तो उन्होंने टैक्स के लेने पे और टैक्स के खर्च करने पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। बोला दिल्ली आपने अच्छी कैसे कर दी, आप जरा बताइए। ये पत्रकार का स्टेटमेंट था। तो उन्होंने बोला बस कुछ नहीं किया, जो टैक्स जनता देती थी, जो पैसा सरकार को आप लोग देते थे, कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि पैसा जाता कैसे है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाजार से एक माचिस का डिब्बा आप खरीदते हैं, अगर वो 1 रुपये में मिलता है तो 25 पैसा आप एक्स्ट्रा देते हैं, जो सरकार के खाते में जाता है, जो सरकार को मिलता है। अगर सरकार उस पैसे को टैक्स के रूप में न लेती तो वह सलाई का डब्बा, जो माचिस का डब्बा है, वो 75 पैसे का होता। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, वो सोचते हैं कि सलाई के डब्बे का, माचिस के डब्बे का हमने 1 रुपया अदा किया, ये दुकानदार की कीमत थी। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उसमें टैक्स भी है, जो सरकार के पास भी जाना है। इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि बाजार से जो भी सामान आप खरीदते हैं, उन सब में आप सरकार को पैसा देने वाले लोग हैं। आप ही वास्तविक मालिक हैं इस उत्तराखंड प्रदेश के। इसलिए मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग वो लोग हैं, एक तो टैक्स जब उठाते हैं, जब सरकार टैक्स लेती है, जनता टैक्स अदा करती है, तो उसमें ये लोग चोरी करते हैं। और दूसरा, जब वो पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाता है, कुछ चोरी 25% तो पहले कर चुके होते हैं। जब जनता में विकास कार्यों के लिए उसको बांटते हैं, तो वहां भी कमीशन खोरी करके फिर से उसकी चोरी करते हैं। और दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया, वो केवल इतना किया कि टैक्स को लेने में और टैक्स को खर्च करने की चोरी को रोक दिया, और जनता का विकास होने लग गया। सत्ता में बैठे हुए विधायक मंत्री अपने को उत्तराखंड प्रदेश का मालिक ना समझें। और मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जनता का चुना हुआ नुमाइंदा, जनता का चुना हुआ विधायक, वो जनता का नौकर है, वो अपने आप को मालिक समझने की भूल ना करे, मैं ये बताना चाहता हूं साथियों। इसलिए देने वाला कोई नहीं है। उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो इस तरीके की मंद भक्ति में गलत फहमियां फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम तो फ्री का नहीं लेते हैं, न फ्री का दिया जा रहा है, न फ्री का लिया जा रहा है। सिर्फ हमारा दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान की मंशा है। संविधान में स्पष्ट
रूप से लिखा गया है कि भारत देश में जो सरकारें होंगी वो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार होगी, जो बैलेट वोट से निकल कर आएगी। और उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा भारत देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक को, वह चाहे वह किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, जिसने भारत देश में जन्म ले लिया है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उसका काम होगा। अब वो समाज की मुख्य धारा क्या है? समाज की मुख्य धारा है संविधान की जो मंशा है, वो संविधान की मंशा अभी यहां पर हमारे जे.आर. नड्डा जी कह रहे थे कि एक दिन के लिए भी संविधान को बेहतर तरीके से लागू कर दिया जाए तो पूरे देश का बेहतर विकास हो सकता है। संविधान की जो मंशा है वो ये कहती है कि भारत में पैदा हुए प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। समाज की मुख्य धारा से भारत के प्रत्येक नागरिक को जोड़ना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिस जिम्मेदारी को 70 सालों से स्थापित सरकारें नहीं अदा कर रही हैं। हम चाहते हैं संविधान को अपना ग्रंथ मानने वाले, संविधान की मंशा पर काम करने वाले लोग अब सत्ता में आने चाहिए और उसी सत्ता से हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों। इसलिए अगर वो कहते हैं फ्री है, तो फ्री कुछ नहीं है। वो संविधान में लिखा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुहैया कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार के लोग खुद को मालिक समझ के इस तरीके से काम करते हैं, जैसे ज्यादा जोर से बोलने से मेरा मुंह सूख जाता है इसलिए हमारी फिक्र करने वाले लोग पानी तो पिलाते हैं, पर मुझे उससे खांसी हो गई है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जब चुन के चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अप्रत्यक्ष गठबंधन वाले लोग, मैं अप्रत्यक्ष गठबंधन क्यों कह रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? अप्रत्यक्ष गठबंधन में इसलिए कह रहा हूं, ये जुड़वा भाई हैं और ये इस तरीके से जनता को दिखाते हैं। जनता के साथ शक्तिमान का एक सीरियल आता था, उसमें होता था बड़ा धोखा। उसमें शक्तिमान आता था तो गंगाधर गायब हो जाता था, गंगाधर आता था तो शक्तिमान गायब हो जाता था। लोग सोचते थे ये दो आदमी हैं और हमें गंगाधर नहीं चाहिए, शक्तिमान चाहिए। लेकिन होता क्या था, पर्दे के पीछे शक्तिमान और गंगाधर दोनों एक ही होते थे। ऐसी ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष गठबंधन है। और कई लोग हमें पूछते हैं आपकी लड़ाई कांग्रेस से है कि बीजेपी से है? हम कहते हैं यार ये दोनों कौन है पहले ये तो बताओ। हम तो अप्रत्यक्ष गठबंधन हमने सुना है, एनडीए और यूपीए का अप्रत्यक्ष गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अप्रत्यक्ष गठबंधन। अगर हमें साबित करना पड़े तो हम साबित भी कर सकते हैं। बताओ कैसे साबित करोगे? आप ये बताइए, पिछले बार किसकी सरकार थी? बोला कांग्रेस पार्टी की। मंत्री कौन थे? बोला हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या जी और एक हमारे तथाकथित शादीशुदा वाले बाबा सन्यासी टाइप के हैं वो रावत जी, जो प्रवचन देते रहते हैं। वो ये किस पार्टी में थे? बोला जी कांग्रेस में थे। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई इस बार, तो कैबिनेट में मंत्री किनको बनाया? 5 मंत्री कांग्रेस पार्टी के लिए और 6 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करके गठबंधन की सरकार आप लोग चला रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग ये देखें कि अप्रत्यक्ष गठबंधन की जो सरकार है उसकी सोच और नीति की बात बताता हूं। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, और दूसरा ये कह रहा है कि इनकी जिम्मेदारी है, इनका दायित्व है। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। ये करते हैं कि अपना जब सत्ता में आ जाते हैं तो 2 सहेलियों की तरह काम करते हैं। वो 2 सहेलियां जो अपने बच्चों को
में उनके 2 बच्चे पढ़ते हैं। जब 2 बच्चे पढ़ते हैं तो वो 2 बच्चों को उनको आपस में उन्होंने देखा नहीं होता है। जब उन्होंने देखा नहीं होता है तो एक दिन ऐसा समय आता है कि एक सहेली को टाइम नहीं होता है, कुछ काम पड़ जाता है स्कूल में लंच का बॉक्स पहुंचाने के लिए बच्चे के लिए, तो वो दूसरी सहेली के पास जाती है, कहती है यार आज तू जा रही है और मेरा भी बॉक्स ले जा देना जरा, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं है और मेरे बच्चे को दे देना। दूसरी सहेली कहती है कि मैंने तेरा बेटा तो देखा ही नहीं है, मैंने पहचानती नहीं उसको, तो मैं कैसे उसको जो है ये दे सकती हूं आपका बॉक्स। तो वो बोलता है, वो बोलती है सहेली कि जो उस स्कूल में सबसे खूबसूरत बच्चा है ना वो मेरा है, और उसको जाके तू ये बॉक्स दे देना। उसने कहा ठीक है अल्लाह मैं दे दूंगी। उसने टिफिन का बॉक्स पकड़ लिया और स्कूल में गई। ऐसे ही प्रांगण में सारे बच्चे खेल रहे थे और जब सारे बच्चे ऐसे ही प्रांगण में खेल रहे थे तो उसने ऐसी नजर दौड़ाई और नजर दौड़ाते दौड़ाते लास्ट में जाकर अपने बच्चे पे उसकी नजर टिक गई, क्योंकि उसको अपना ही बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसने कहा नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, मेरी नियत खराब हो गई है, मेरी सोच खराब हो गई है, मैं पक्षपाती हो गई हूं, इसलिए दोबारा देखती हूं। फिर नजर दौड़ाती है और अंत में फिर जाके उसकी नजर अपने बच्चे में जाके टिक जाती है। और जब उसकी नजर अपने बच्चे में जाकर टिक जाती है तो वो दोनों टिफिन जाकर अपने बच्चे को पकड़ा देती है। और जब अपने बच्चे को दोनों टिफिन जाकर साथियों को पकड़ा देती है तो उसके बाद घर आके बोलती है कि मेरे को केवल उस स्कूल में एक ही बच्चा खूबसूरत दिखा था, तेरा बच्चा मुझे कहीं नजर नहीं आया, इसलिए मैं दोनों टिफिन उसी को पकड़ा के आ गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सबसे खूबसूरत जो बच्चा है इनका वो अपने बच्चे को देखते हैं और बाकी जनता के बच्चों को ये खूबसूरत नहीं देखते हैं और उन्हीं का विकास करने में लगे रहते हैं। साथियों, ऐसी पक्षपाती ये सरकार है, अपने बच्चों को काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं और दूसरे के बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी इनकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। इसलिए मैं चाहता हूं, मुझे वो वाक्य याद आ रहा है जब गौतम बुद्ध अपने वनवास से ज्ञान प्राप्त करके घर वापस आते हैं तो उसके बाद जो शुद्धोधन है वो कहते हैं बुद्ध, जो तुम्हारा संकल्प था, जो तुम्हारी इच्छा थी ज्ञान प्राप्त करने की, वो अब आपने प्राप्त कर ली है। और जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है उसकी इच्छा आपकी पूरी हो गई है। आप राजकुल के व्यक्ति हो, मैं हमारे पास राजकुमार कोई दूसरा नहीं है, ये दायित्व भी अब आप पूरा करो, राज सिंहासन अपने हाथों में लो, मैं आपका राज तिलक करने को तैयार हूं। बुद्ध कहता है नहीं, जो राज तिलक करने को मैं तैयार हूं। बुद्ध कहते हैं नहीं, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जो ज्ञान की मुझे प्राप्ति हुई है, वो ज्ञान की प्राप्ति का जो फायदा है वो पूरे विश्व को होना चाहिए। अगर मैं अपने राज्य का राजा बना तो ये ज्ञान जो मुझे मिला है, जो मुझे शक्ति की प्राप्ति हुई है, इसका प्रचार केवल मेरे राज्य की सीमा तक ही होगा। दूसरे जो देश है, दूसरे जो राज्य है, इससे वंचित रह जाएंगे, मैं नहीं कर सकता। ये खबर पूरे शाक्यकुल गणराज्य में फैली और शाक्यकुल गणराज्य में जब फैली तो शाक्यकुल गणराज्य में ये खबर फैलने के बाद उन्होंने सब राजाओं ने, जो छोटे छोटे राज्यों के राजा थे, उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बुद्ध राज सिंहासन नहीं अपना रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हम आना चाहते हैं और वो एक दिन का हमें संबोधन दें, हमें अपनी विचारों से अवगत करें, हमको सवाल पूछना चाहते हैं, उनका जवाब वो हमको दें। और जब ये बात कही गई तो बुद्ध इसके लिए राजी हो गए, बोले कि भाई ठीक है, आप लोग सभा बुलाइए। जब सभा बुलाई गई साथियों, एक राजा ने उनसे सवाल किया, बोला बुद्ध, एक अच्छा शासक कैसे बना जा सकता है? तो बुद्ध ने जवाब दिया, बोला शासन न करके। बहुत कंट्रोवर्सी लग रहा है ना? बोला शासन न करके एक
अच्छा शासक बना जा सकता है। बोला बुद्ध समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? शासन न करके कैसे अच्छा शासक बना जा सकता है? शासक का तो काम ही शासन करना है। आप जरा इसको विस्तार से समझाइए। बोला एक बात बताइए, एक बाप अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्यार करता है? हाँ करता है। सबसे ज्यादा प्यार करता है? हाँ सबसे ज्यादा करता है। अपने बेटे को प्यार करता है, अपनी बीवी को प्यार करता है, अपनी बेटी को प्यार करता है, अपने भाई को प्यार करता है। सभी को वह परिवार के सदस्यों को औरों से कहीं ज्यादा प्यार करता है। पिता का जो ये प्यार है केवल परिवार तक सीमित है। इस परिवार तक के प्यार को राज्य की सीमाओं तक फैला दीजिए। एक पिता की तरह पूरे राज्य को अपने परिवार की तरह चलाने का वो आदमी काम करेगा। उसकी नजरों में अपने बेटे के उम्र के लोग अलग अलग नहीं होंगे, सबको अपने पुत्रों की तरह देखेगा। अपने भाई के उम्र के लोगों को अपने भाई की तरह देखेगा और अपने बहन के उम्र के लोगों को अपने बहन की तरह देखेगा। उसी तरीके से प्यार करेगा। उसके नजरों में भेदभाव नहीं होगा, तो वो एक परिवार की तरह अपने राज्य को चला सकता है। दूसरे के भूख प्यास की चिंता करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो एक गार्जियन बनकर, एक मालिक बनकर, एक घर का सदस्य बनकर, परिवार का मुखिया बनकर पूरे राज्य को देखने का काम करे। वही एक बेहतर शासक हो सकता है और उसको शासन करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने प्रेम का विस्तार करने की आवश्यकता है, अपने प्यार को स्थापित करने की आवश्यकता है, अपने प्यार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों, इसलिए अभी तक आपने शासक चुने हैं, अभी तक आपने शासन में शासन करने वाले लोग चुने हैं जिन्होंने अपने परिवार को तो प्यार किया, लेकिन प्रदेश की जनता पर केवल और केवल शासन करने का काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को एक भाई की तरह, एक पुत्र की तरह, एक स्नेही की तरह, एक परिवार की सदस्य की तरह अपनाकर आप आम आदमी पार्टी की सरकार को स्थापित करिए। पूरा प्रदेश आपके परिवार की तरह रक्षा करने का काम करेगा। कभी हमारे गांव में जाकर उस गरीब आदमी से पूछना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के धनाढ्य लोगों से कह रहा हूं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता के नुमाइंदों से कह रहा हूं, जिनके आंखों में चश्मा लगा हुआ है कि शायद इस धरती में हम लोग सतत रूप से रहेंगे और जब हमारी अर्थी जाएगी तो हम कुर्सी में बैठ के स्वयं शमशान पहुंच जाएंगे, हमें चार कंधों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचने वाले लोगों से कह रहा हूं जो आज अपने बच्चों को भ्रष्टाचार का चॉकलेट, बिस्कुट, काजू, किशमिश, बादाम खिला रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, जाकर किसी गांव के गरीब व्यक्ति से पूछिए जिसकी साल की मजदूरी मुश्किल से 1,50,000 होती है। उस मजदूर से पूछिए, जब वो मजदूर का कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है, अपने नजदीकी अस्पताल में वो जाता है और उसके पर्चे पर डॉक्टर रिफर टू हायर सेंटर लिख देता है, तो वो अपने मरीज को घर ले जाता है या हायर सेंटर में, बड़े अस्पताल में ले जाता है। ये जाकर किसी गांव के मजदूर से जरूर पूछना, क्योंकि जब उसके पास जेब में पैसा नहीं होता है, बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने का लाखों रुपए का खर्चा आता है और उसके पूरे साल की इनकम हजारों में होती है, तो वो व्यक्ति अपने कलीग को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को घर वापस ले जाता है और उसके मरने का इंतजार करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से मुफ्त किया जाना चाहिए। जिंदा रहने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए आम आदमी की पार्टी की सरकार होने बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, अब हमने कह दिया स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, उनको मिर्ची लग जाती है। पता क्यों? या तो उनके बड़े बड़े क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर भी उन्हीं के बेटे बने। गरीब के आदमी के पास तो इतना पैसा था नहीं कि वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा सके, डॉक्टरी करा सके। इसलिए बड़े बड़े अस्पताल उनके हैं
बड़े बड़े अस्पतालों में अगर उनके नहीं भी है, इनके मंत्रियों के, इनके विधायकों के, इनके लोगों के उस पर तख्ती लगी हुई है, इसलिए उसी से ये शोषण करके पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों को काजू किशमिश बादाम खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वो विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनका रोजगार में कटौती हो जाती है, उनका शोषण करने का मौका खत्म हो जाता है। और आम आदमी पार्टी आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जो लोग मजदूर हैं उनकी सरकार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पार्टी जो है उनकी परवाह नहीं करती, जिनका नुकसान होता है परवाह उनकी करती है, जो बेचारा इलाज के कारण मर जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को फ्री करना हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जब हम शिक्षा को फ्री करने की बात करते हैं तो उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चमकते हुए चेहरों से जो लाखों रुपए के क्रीम पाउडर लगाते हैं, इनको यह भी बता देना चाहता हूं कि वो क्रीम पाउडर का रॉ मटेरियल भी हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ से जाता है। और वो कहते हैं कि जब हम शिक्षा को फ्री होना चाहिए कहते हैं, तो वो कहते हैं जी कैसे क्यों होना चाहिए फ्री। हम बताते हैं, गांव के उस मजदूर को पूछिएगा जिसका बेटा पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि होता है, जो कल के दिन आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन वो गरीबी के कारण नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो साथियों, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस जिस गरीब का बेटा नहीं बन सकता है, जब वो कुशाग्र बुद्धि होता है, हाई स्कूल में जब वो पास होता है अव्वल नंबरों से, घर आके अपने पिता से कहता है कि पापा मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूं, खुशी मनाइए। गरीब बाप अपने जेब से 100 रुपए का अपने जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है, अपने बेटे के हाथ में रखता है, कहता है जा बेटा कहीं मिठाई बांट, खुशी मना। शाम को वही बेटा खेल कूद के घर आता है, अपने गरीब घर में बैठे होते हैं पालने में, और वह खाना का निवाला उसके हाथ में होता है। तभी बेटा कहता है पापा हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं आपकी गरीबी मिटाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूं, बड़ा आदमी बनना चाहता हूं और आपका सहारा बनना चाहता हूं। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी गरीबी जरूर मिटाऊंगा। तो गरीब बाप कहता है बता बेटा और आगे क्या है, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको थोड़ा खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा पैसे खर्च होंगे, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा। गरीब बाप हताश होकर हाथ खड़े कर देता है, कहता है बेटा इससे आगे पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं तुझे आगे नहीं पढ़ा सकता, तू घर की हालत देख रहा है, बेहतर है मेरा सहारा बन, बेहतर है मेरा सहारा बन और मेरी कमर सीधी करने में अपना सहयोग दे, जा कहीं 2, 4, 5 रुपए की नौकरी कर और मेरा सहारा बनने का प्रयास कर। साथियों, वो बच्चा अपना झोला उठाता है, जाके शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में प्राइवेट नौकरी ढूंढने लगता है अपने बाप का सहारा बनने के लिए। जिस बेटे ने कल आईएएस बनना था, पीसीएस बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, जिसने अपने बाप का बड़ा बेटा बनना था, इस देश का अध्यक्ष बनना था, जाकर किसी बनिए का मजदूर बनकर रह जाता है। ये दुर्भाग्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया है साथियों। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, उसको भी इस देश में सर उठाकर जीने का अधिकार है, गरीब के बेटे को भी बड़ी से बड़ी नौकरी पाने का अधिकार है, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनने का अधिकार है। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि शिक्षा पूरे देश में गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसके बेटे को देने का काम सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा को पूर्ण रूप से मुक्त किया जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है साथियों। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं। उत्तराखंड प्रदेश 54,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश है। यहां का जनसंख्या घनत्व 2011 की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 160 आदमी प्रति किलोमीटर है। हमारे पास जल जंगल और जमीन संसाधनों की कमी
नहीं है। जहां तक पानी को मुफ्त किए जाने की बात है, दिल्ली प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से पानी खरीद कर अगर मुफ्त किया जा सकता है तो उत्तराखंड प्रदेश में तो हमारा अपना पानी है। अगर हम चाहें तो पानी को मुफ्त करने की बात तो छोड़िए, अगर हम चाहें तो हम पूरी दुनिया को पानी पिला सकते हैं और उसी पानी से अपने बच्चों को रोजगार भी दे सकते हैं। साथियों, अगर बिस्लरी वाटर के ये बोतलों के जो प्लांट है, ये पता नहीं कहां से पैक होके पानी आ रहा है, ये बिस्लरी बोतल पर अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का ठप्पा लग जाए और यहाँ के स्रोतों का पानी अगर बिस्लरी बोतलों में भरकर पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां पानी की यहां स्थापित करके हमारे नौनिहाल बच्चों को जो मजदूरी के लिए, जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, उनको यही रोजगार दिया जा सकता है। साथियों, लेकिन सरकार की नीयति ऐसी नहीं है। वो चाहती है कि हमारे बच्चे बिस्लरी का पानी पिए और दूसरों के बच्चों को अगर फिल्टर का पानी भी मिल जाए तो उनको वो भी बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं चाहते कि सभी स्वस्थ रहें। इसलिए इसके अलावा अगर मैं कहूं तो यहां पर इतना खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों को अगर यहां पर स्थापित किया जाए तो यहीं पर हमारे लोगों के लिए रोजगार स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन यहां से रॉ मटेरियल निकाला जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अन्य राज्यों में उद्योगों में भेजा जाता है और वहां से वही रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बनके पुड़ियों में पैक करके वापस आता है और हमें 50, 100, 150 रुपए में खरीदना होता है। जो कॉलगेट आप खरीदते हैं, जो कॉस्मेटिक आप खरीदते हैं, जितने प्रकार के भी संसाधन आप खरीदते हैं, जितने भी प्रकार के एफएमसीजी के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारे वहां के रॉ मटेरियल से, हमारे वहां के मिनरल से बनाए जाते हैं। लेकिन वो कुंटलों के हिसाब से जाता है पर पुड़ियों में पैक करके वापस हमारे पास आता है और हमें मजबूर किया जाता है उनको महंगे दामों में खरीदने के लिए। बेहतर होगा उनसे आधारित उद्योग अगर यही स्थापित कर दिए जाते तो हमारे लोगों को यही रोजगार मिल जाता। उत्तराखंड प्रदेश इस भारत में सबसे बेहतर प्रदेश के रूप में स्थापित होता। खूबसूरती की अगर बात करें तो उत्तराखंड प्रदेश कितना खूबसूरत प्रदेश है। केवल और केवल पर्यटन पर भी अगर हम अपने प्रदेश को बेहतर बनाने का काम करें तो पर्यटन पर ही बेहतर से बेहतर रोजगार यहां पर स्थापित किया जा सकता है। बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि मुझे अभी एक प्रोग्राम में और जाना है, आप लोगों के बीच में फिर से आऊंगा। फिर से बेहतर तरीके से लगातार हमारे प्रोग्राम होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी बात रखने का हमें मौका मिलेगा। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बना रही है, उसी तरीके से सरकार चला रही है, उसी तरीके से उत्तराखंड प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार चले, ऐसी मैं कामना रखता हूं, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। आप लोगों का प्यार स्नेह बरकरार रहे और आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड प्रदेश में सरकार होगी। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, पर अब आम आदमी के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों का प्यार स्नेह यही बरकरार रहे। हम आपके परिवार के सदस्य की तरह आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में भी इंसानियत, मानवता और भाईचारे का राज स्थापित हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। भाजपा की तो धर्म की आइडियोलॉजी है, दूसरे राजनीतिक दलों की जाति की आइडियोलॉजी है, आपकी भी तो कोई आइडियोलॉजी होगी। मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे देश के 135 करोड़ जनसंख्या को अपना परिवार का सदस्य मानती है। हमारी आइडियोलॉजी अगर रोटी एक भी हो तो उसको बांट के खाने की आइडियोलॉजी है, सबके पेट की भूख मिटाने की आइडियोलॉजी है। इस देश में, इस प्रदेश में प्यार को स्थापित करने की आइडियोलॉजी है, अपनेपन को पैदा करने की आइडियोलॉजी है, दिलों से दिलों को जोड़ने की आइडियोलॉजी है। हम लोग प्यार स्नेह और इंसानियत से जीवन को गुजारना चाहते हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो प्रेम को स्थापित करने की आइडियोलॉजी है। साथियों, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए, बहुत समय आप लोगों का लिया, बहुत देर मैंने बोर कर दिया आप लोगों को, और आगे फिर भी मैं बुलाऊंगा, फिर और बोर करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आप लोगों को कहना है।
अभी समय की कमी है, थोड़ा दूसरे प्रोग्राम में जाने की भी देरी है और आप लोगों ने बड़ा पेशेंस के साथ मुझे सुना है। बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं अंत में 2 लाइनों के साथ, इंसान अगर चाहे तो हर मुसीबत को बदल सकता है, पहाड़ उसके इशारे पर पिघल सकता है। हमें लाचार होने की जरूरत नहीं है, हम किसी के आगे अब हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम खुद इस उत्तराखंड प्रदेश की सरकार में बैठकर हम खुद अपना समाधान करने की कोशिश करेंगे। हिंसा अगर चाहे तो हर मुसीबत को बदल सकता है, पहाड़ उसके इशारे पर पिघल सकता है। ए मरे मन उठ हिम्मत न हार, हर फकीर अपनी तकदीर बदल सकता है, हर फकीर अपनी तकदीर बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत कुमार जिंदाबाद, बसंत कुमार जिंदाबाद। अभी कांग्रेस वालों ने भी नहीं सुनी, बीजेपी वाले तो बहुत दूर है। बसंत कुमार जिंदाबाद। अरे दांत नहीं है तो आवाज तो है। बसंत कुमार जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हाँ भाई, आपने भी हमारे